Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. And today's lecture I am going to translate the poem The Solitary Reaper, which is written by William Wordsworth. Student, तो पहले पहले हमने पोइट के बारे में पढ़ना है. विलियम वर्ड्सवर्थ अप्रैल 7 1770 अप्रैल 23 1850 was an English poet. He was born in Cockermouth, Cumberland, located in the Lake District of England. He was one of the founders of Romanticism in English poetry. He is best known for his lyrical ballads, his joint publication with Samuel Taylor Coleridge, and the Prelude, which is a romantic epic poem. In 1843, William Wordsworth became the poet laureate upon the insistence of the then Prime Minister Robert Peel. Let's begin from stanza first. The Solitary Reaper. Behold her, single in the field, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself. Stop here, or gently pass. Alone she cuts on and binds on the grain, and sings a melancholy strain. Oh, listen, for the wail profound is overflowing with the sound no nightingale did ever chant. More welcome notes to the very bands of travelers in some shady haunt. Among Arabian saints, a voice so thrilling never was heard, and springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the furthest Hebrides. तो स्टूडेंट इस टेंजा को करते हैं. Behold her. पहले पहले दी सलेटरी रीपर. सो दी सलेटरी रीपर का मतलब है तन्हा फसल काटने वाली औरत. Behold her. Single in the field. Behold her. देखो उसको. देखो उसको. Single in the field. Single अकेली. In the field खेत में. देखो उस लड़की को, उस औरत को खेत में अकेली. यान सलेटरी हाईलैंड लास. यान का मतलब है वो, सलेटरी तन्हा, हाईलैंड का मतलब है पहाड़ी. हाईलैंड से मुराद यहाँ पर इट रेफर्स टू स्कॉटलैंड का जो माउंटेन रीजन है, मतलब उसकी तरफ ये इशारा करता है. लेस से मुराद है गर्ल, लड़की. तो वो तन्हा पहाड़ी लड़की रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ. रीपिंग का मतलब फसल काटने वाली. वो फसल काट रही थी एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, और अपने साथ वो कुछ गा रही है. स्टॉप हेयर, रोको यहाँ. अर्जेंटली पास, या खामोशी से गुजर जाओ. मतलब ये है कि शायर जो है उसने इस नज़म में अपनी फीलिंग को मतलब आपके सामने रखा है, और उसके साथ दूसरा कोई बंदा है जो उससे वो बात कर रहा है कि यहाँ पर रुक जाओ, या फिर थोड़ी देर ताकि फिर थोड़ी इस नज़ारे को देख सके. अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन. अकेले वो काट रही थी. एंड बाइंड द ग्रेन. बाइंड का मतलब है बांधना, ग्रेन का मतलब हल्ला. अकेले वो फसल काट रही एंड और गले को बांध रही थी, या गठरियाँ बांध रही थी. एंड सिंग्स अ मेलांकली स्ट्रेन. और अफसुरदा एक नगमा वो गा रही थी. नगमा, स्ट्रेन का मतलब है नगमा, मेलांकली अफसुरदा. ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड. अरे सुनो, ए सुनो, फॉर द वेल प्रोफाउंड, उस गहरी वादी के लिए. इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, जो उस लड़की की आवाज़ से वो सरशार हो रही है. ओवरफ्लोइंग का मतलब सरशार होना, या वो गूंज रही है. विद द साउंड, उसकी गीत से. मतलब ये है शायर का कि यानी पूरी गहरी वादी जो है वो उस लड़की के गीत से गूंज रही है. नो नाइटिंगेल डिड एवर चाउर. के मतलब ये है कि अभी वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि अभी तक किसी भी बुलबुल ने ऐसा नहीं गाया. मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स. वो बहुत ज़्यादा जो मतलब जो खुशामदीद के जो धुन होते हैं, जो वो गीत होते हैं. नोट्स का मतलब है धुन.
टू वेरी बैंड्स, थके हुए गिरोह को, ऑफ ट्रेवलर्स, उन मुसाफिरों के, इन सम शेडी हाउंड, उन सायादार जगहों पर, वो कुछ जो सायादार जगह होते हैं मतलब ये है कि रेगिस्तान का जो वो इलाका है उसकी तरफ रेफर करते हैं। एमंग एरेबियन सेंड, अरब की सहराओं में, यानी शायर का मतलब है कि वो जो बुलबुल है अभी तक उसने भी ऐसा नहीं गाया। A voice so thrilling never was heard, और ऐसी आवाज़, ऐसी पुरजोश आवाज़, थ्रिलिंग का मतलब है पुरजोश, नेवर वाज हर्ड, ये कभी नहीं सुनी। इन स्प्रिंग टाइम, मौसम बहार में, फ्रॉम द कुकू बर्ड, कि मौसम बहार में ऐसी आवाज़, ऐसी पुरजोश आवाज़ है कुकू बर्ड से भी नहीं सुनी। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सी, जो समंदर की खामोशी को तोड़ रहा। एमंग द फर्देस्ट हैब्रिडीज, उन खामोश वो जो इलाका है दूर दराज वहाँ पर के जो समंदर की खामोशी को तोड़ रहा है। मतलब ये है हैब्रिडीज का कि ये स्कॉटलैंड के मगरबी जज़ायर की तरफ इशारा है, तो वो जो दलदल समुद्री इलाका जो है, खामोश इलाका जहाँ पर बहुत ज़्यादा खामोशी होती है। पहले स्टांजा में देखते हैं कि कहाँ पर लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल किया है। जिस तरह फर्स्ट टू लाइन जो है वहाँ पर पहले लाइन में सिंगल में आई और फील्ड में आई, तो ये एसोनेंस का इस्तेमाल किया है। एसोनेंस का मतलब क्या है कि मतलब द रिपीटिशन ऑफ वावल साउंड इन द सेम लाइन, और सेकंड लाइन में ओ, यॉन में ओ, सलेटरी में ओ, और हाईलैंड में ए, लेस में ए, तो ये इन दो लाइन में लिटरी डिवाइस एसोनेंस का इस्तेमाल किया है। थर्ड लाइन जो है रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, तो यहाँ पर शायर ने इमेजरी का इस्तेमाल किया है। यानी इमेजरी किसे कहते हैं? इमेजरी ऐसा लिटरी डिवाइस है जिसमें अल्फाज के ज़रिए से रीडर के माइंड में एक पिक्चर बनाना, अल्फाज के ज़रिए से रीडर के माइंड में पिक्चर बनाने को इमेजरी कहते हैं, मतलब जिसमें हमारे फाइव सेंस इन्वॉल्व होते हैं। तो वो लेसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, तो यहाँ पर शायर ने हाइपरबोली का इस्तेमाल किया है। हाइपरबोली का इस्तेमाल इस तरह किया है, तो पहले पहले हम समझते हैं कि हाइपरबोली किसे कहते हैं। हाइपरबोली एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है, इट मीन्स टू एग्जेजरेट एनी स्टेटमेंट फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, मतलब जोर डालने के लिए हम किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, तो ये हाइपरबोली मतलब ये है कि उसकी आवाज़ से पूरी वादी गूंज रही थी, सरशार हो रही, तो यहाँ पर शायर जो है वो हाइपरबोली का इस्तेमाल किया है। तो इसके बाद है नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट, तो यहाँ पर इलिट्रेशन का इस्तेमाल किया है। इलिट्रेशन का मतलब क्या है? द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स इन द सेम लाइन, जिस तरह नो नाइटिंगेल में इनको बार बार रिपीट किया है, तो ये इलिट्रेशन का यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस इस्तेमाल किया है। तो वेरी बैड से शायर का मुराद है वो तकी हुई गिरोह की तरफ इशारा है। यहाँ पर भी इमेजरी लिटरेरी डिवाइस जो है इसका इस्तेमाल किया है। मोर वेलकम नोट्स टू द वेरी बैंड, तो बंदे रीडर के माइंड में ये एक इमेज क्रिएट करता है। तो इसी तरह सेकंड स्टांजा को देखते हैं। Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old, unhappy, far-off things and battles long ago, or is it some more humble lake, familiar matter of today, some natural sorrow, loss or pain that has been and may be again? तो इस चांदा को करते हैं। Will no one tell me what she sings? तो इस लाइन में शायर कहता है कि क्या मुझे कोई नहीं बताएगा कि ये वो कौन सा गाना मतलब वो गा रही है। तो यहाँ पर शायर ने क्वेश्चन किया है, लेकिन जवाब ही उसमें वो उसने किया है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें जवाब भी हो वो खुद करता है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम रिटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं। ये भी एक लिटरेरी डिवाइस है। Perhaps the plaintive numbers flow, शायद वो एक उदासी, एक अफसुरदा, एक गमगीन, एक गम वाली गीत गा रही हो, मतलब जवाब भी खुद दे रहा है। फॉर ओल्ड अनहीपी फार ऑफ थिंग, वो पुराने वक्तों के लिए, या अनहीपी नाखुशगवार पुरानी
नाखुशगवार, दूर दराज, फार ऑफ थिंग्स, दूर दराज, एंड बेटल्स लॉन्ग एगो, या अरसा दराज, या पहले वक्तों में कुछ लड़ाई हुई हो, उसके हवाले से वो शायद गा रही है। आर इज इट सम मोर हम्बल ले, शायद वो मतलब या आम कुछ गीत गा रही है। ले का मुराद, ले से मुराद है शायर का गीत, हम्बल से मुराद है आम, मोर बहुत, फेमिलियर मैटर्स ऑफ टुडे, शायद आज के हवाले से गीत गा रही है। मतलब वो अपने आप से वो कुछ क्वेश्चन कर रहा है और उसका जवाब भी दे रहा है। सम नेचुरल सारो, कुछ कुदरती हम, लॉस नुकसान, एंड पिन, उसके हवाले से शायद वो गा रही है। दैट हैज़ बीन, जो पहले उसके साथ हो, जो माजी में रह चुका है, एंड मे बी अगेन, और दोबारा भी मतलब इंसान के साथ हो सकता है, तो शायद वो उसके हवाले से वो गा रही है। तो इस स्टांजा में लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल किया है, तो हम देखते हैं। जिस तरह ये और इज इट सम मोर हम्बल ले, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स का इस्तेमाल किया है। सम में इम है, मोर में इम है, और इम हम्बल में इम है। तो कॉन्सोनेंट्स इज द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन द सेम लाइन। तो कॉन्सोनेंट और एसोनेंट्स में पाबंदी नहीं है कि मतलब वर्ड्स के बिगिनिंग पे वो आ सकते हैं और लास्ट में भी आ सकते हैं, दरमियान में भी आ सकते हैं। तो इसी तरह ये अगेन कॉन्सोनेंट्स का इस्तेमाल किया है। कॉन्सोनेंट्स, सारों में आर, नेचुरल में आर, और आर में आर, सब नेचुरल सारो, लास और पेन, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट का इस्तेमाल किया है। लास्ट स्टांजा, वट एवर द थीम the maiden sang as if her song could have no ending. I saw her singing at her work, and over the sickle bending. I listened motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore, long after it was heard no more. Whatever, जो भी है, the theme, द मेडन सिंग, वो लड़की जो गा रही है गीत, उसका मौजू जो भी है, जो भी हो, थीम का मतलब मौजू। एस इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, मतलब ये है कि जैसे कि उसका जो कुछ गा रही है उसका कुछ अख्तिताम नहीं कर सकता, या उसका कोई अख्तिताम नहीं है। आई सा हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने उसको देखा काम करने वाली जगह पर। तो यहाँ पर अगेन इमेजरी का इस्तेमाल किया है। मतलब ये है कि इस लाइन से रीडर के माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो जाता है। आई सा हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने उसको देखा काम करने वाली जगह पर गाती हुई। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, और दरांती को अपने हाथ में और उसके ऊपर झुकी हुई, मैंने उसको देखा। सिकल दरांती को कहते हैं, फसल काटने का औजार। बेंडिंग झुकने को कहते हैं। आई लिसन, मैंने उसको सुना। मोशनलेस, खामोशी के साथ, मतलब साकिन, बेहरकत। एंड स्टिल, स्टिल से मुराद है खामोशी। एंड इज आई माउंटेड अप, माउंटेड अप से मुराद है चढ़, ऊपर चढ़ने को कहते हैं। दी हिल, जैसे ही मैं पहाड़ी के ऊपर चढ़ा। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, तो उस गाने को, उस मौसीकी जो थी, मतलब वो जो कुछ गा रही थी, तो वो मेरे दिल में मैंने उसको महसूस किया। आई बोर का मतलब कि मैंने उसको महसूस किया, मैंने उसको महफूज किया, मैंने उसको दिल में रखा। लॉन्ग आफ्टर, ज़्यादा देर के बाद। इट वॉज हर्ड नो मोर, उसको मैंने नहीं सुना। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट दी सलेटरी पेपर। अगर फिर भी आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।